नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए कई सालों से प्रतिभागी तैयारियां तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं, इनके साथ लक बाय चांस हो गया। तैयारियां बचपन से कोई ऐसा ख्वाब नहीं था कि कौन बनेगा करोड़पति में जाना है, लेकिन बचपन से कुछ और ही ख्वाब था। लेकिन अपनी जो कह सकते हैं आप बुद्धि कुशलता को इन्होंने लगाया और कौन बनेगा करोड़पति में पहुँचे। और सीजन 13वें सीजन के ये पहले प्रतिभागी हैं। रांची से इनका गहरा नाता है। इस वक्त ये अपने नानी गांव में आए हुए हैं। सीधे ज्ञान राज से जुड़ते हैं और जानते हैं इनकी जो ये जीवन की कहानी है, ये आखिर कैसे शुरुआत हुई। और मतलब कि आप कह सकते हैं विज्ञान से इनका काफ़ी लगाव है और कई ऐसे बच्चों को ये जो है अच्छे अच्छे साइंस के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं उनकी जानकारियाँ ज्ञान देते हैं। ज्ञान स्कूल चलाते हैं और बच्चों को नई नई तकनीकों की जानकारी देते हैं। ज्ञान, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपनी जो ये जीवन की कहानी है, ये कैसे शुरुआत हुई और कौन बनेगा करोड़पति में जाने का सफ़र कैसा रहा? मेरी शुरुआत तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से हुई। मेरा गांव जो है वो नगड़ी है। रांची से इसकी दूरी नियरली 16 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा जो माहौल या परिवेश था उसमें एजुकेशन हमेशा से रहा है। मेरे मम्मी टीचर हैं और उसी कारण से घर में टीचिंग का माहौल या एजुकेशन का माहौल बचपन से मिला मेरे को। रही बात की जो इंटरेस्ट है कंप्यूटर का या फिर टेक्नोलॉजी का, वो कैसे आया, तो वो है कि जब मैं क्लास 2 में था तो मेरे फादर ने मेरे को कंप्यूटर गिफ्ट किया था। तो वो मेरे गांव के लिए, या कहा जाए कि मेरे गांव के आसपास के क्षेत्रों के लिए पहला कंप्यूटर था। बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास आते थे, कंप्यूटर कैसा होता है, कंप्यूटर वर्क कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें पूछने के लिए। ये कौन से साल की बात है? ये 2004 की बात है। मैं उसमें बता रहा हूँ वही 9 या 10 ईयर्स का। बिल्कुल कंप्यूटर लोगों में उत्साह होता होगा देखने के लिए। लोग बहुत दूर दूर से आते ही थे कि कंप्यूटर दिखता कैसा है, कंप्यूटर होता कैसा है, ये जानने के लिए। उस समय आप कौन सी क्लास में थे? मैं क्लास 2 में था। तो जब मैं क्लास 2 में था तो पापा ने गिफ्ट किया था, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट आया कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो उस वक्त था इंटरेस्ट कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, 2009-2010 के टाइम पे एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। तो उस फिल्म से काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं। वहाँ पे जो रैंचो का किरदार था, आमिर खान का जो किरदार था, जैसे वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। और उनका एक जो फेमस डायलॉग था वो था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। तो ये सब कुछ बातें थी, ये सब कुछ किरदार के कुछ डायलॉग्स थे जो एक तरीके से कहा जाए मन में असर कर गए। वहाँ से मेरे मन में ये आया कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर तो बनना है, लेकिन मुझे वापस अपने गाँव में लौटकर गाँव में जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करना है। फिर उसके बाद मेरा VIT मेसरा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन हो गया और चीज़ अच्छी चल रही थी। काफ़ी जॉब ऑफर्स भी मुझे मिले। VIT मेसरा में वैसे भी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है और यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। तो मुझे काफ़ी जॉब ऑफर्स मिले। लेकिन था कि मेरी माँ, जो मेरी माँ भी हैं, टीचर भी हैं, उनकी एक बात थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी। वो बताया अगर तुम चाहो तो तुम एक सेटल लाइफ जी सकते हो, चाहो तो 9 to 5 की जॉब कर सकते हो, आराम से सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज तुमको मिल रहा है, तुम चाहो तो जा सकते हो। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि तुम एक सिंगल सक्सेसफुल इंजीनियर होगे। अगर तुम वापस गाँव में आने का डिसाइड करते हो, इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हो, तो हो सकता है कि आज एक इंजीनियर बना है, कल को 1000 इंजीनियर बने। तो ये सब कुछ बातें थी जो मेरे मन में रह गई और इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं जॉब ना करूं। तो मैंने जॉब के जितने भी ऑफर्स आए थे सारे को ठुकरा दिया और वापस अपने गांव में आकर बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। ज्ञान की माताजी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रांची के रेंचो कह सकते हैं ज्ञान आपको कहा जा सकता है, तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। अब सफ़र आपने बता तो दिया कहानी अपनी, लेकिन अब KBC की बात करते हैं। पहला सीजन और अमिताभ बच्चन के सामने ज्ञान पहुँचे, कैसा अनुभव रहा? KBC के पहले सीजन में आना, ये तो बहुत यानी पहला था कि इतना कोई प्लानिंग नहीं था कि KBC आना है। हाँ, KBC जब मैं देखता था तो इंटरेस्ट तो होता था कि हॉट सीट पे बैठूँ, अमिताभ जी से मिलने का मौका मिलेगा। इंटरेस्ट आता था, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता था कि पार्टिसिपेट करूँ। इस बार लॉकडाउन के कारण थोड़ा समय मिला तो मैंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा रहा कि कॉन्फिडेंस रहा कि मेरा चुनाव हो गया। हाँ, जहाँ तक रही बात कि प्रतिभागी जो हूँ मैं, इस सीज़न का पहला प्रतिभागी हूँ, इसके लिए कहा जा सकता है कि मैंने सोचा था कि मुझे बनना ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं शूट पे था तो मुझे पता चला कि ये 23 अगस्त को टेलीकास्ट होने वाला है और 23 अगस्त जो है मेरा बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा प्रयास करना है कि मैं बाद में ना, बल्कि 23 अगस्त को ही हॉट सीट पर आऊँ और लोग मुझे 23 अगस्त को ही हॉट सीट पर देखें। एक तरीके से मेरे लिए एक तरीके का बर्थडे गिफ्ट भी हो गया और शो के दौरान काफ़ी कुछ हुआ है। अच्छा लगेगा जब आप शो देखेंगे। देखिए, 23 अगस्त को ज्ञान जो रांची के रेंचो हैं उनका जन्मदिन भी है और उसी दिन जो है इनका शो भी टेलीकास्ट हो रहा है। तो हम सभी से अपील करेंगे कि कौन बनेगा करोड़पति का पहले सीज़न में जो ज्ञान है उनके शो ज़रूर देखें। अब ज्ञान से बात करेंगे तकनीक के बारे में, क्योंकि तकनीक की जानकारी सबसे ज़्यादा देते हैं और कितना ज़रूरी है बच्चों को
कम्युनिकेशन से जोड़ना, कितने ग्रामीण क्षेत्र को अगर बात करें, क्योंकि अगर आपके साथ साइंस अगर आपके पास दिमाग में नहीं है बच्चों के, तो हमें लगता है वो सब बेकार है आज की डेट में। देखिए, पहली चीज़ जो है कि आज का टाइम जो है टेक्नोलॉजी का टाइम है। अगर आज आप टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रहिएगा तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि आदमी अगर आज टेक्नोलॉजी नहीं जानता है तो सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, रही बात कि ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बात करना थोड़ा उटपटांग सा होता है, लोगों के लिए एक नई चीज़ होती है। जब मैं एटीएल की चीज़ों को लेकर लोगों के बीच जाता था, पेरेंट्स के बीच जाता था, मैं ये बता रहा था कि हमारे यहाँ पे बच्चों को हम लोग रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं, ड्रोन मेकिंग सिखाते हैं। बच्चे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं, वर्चुअल रियलिटी पे वर्क करते हैं, तो उनके लिए सब वर्ड्स ही नए थे। उन्होंने पहली बार ये सब वर्ड्स सुने थे, उनको ये नहीं पता था रोबोटिक्स क्या होता है, ड्रोन मेकिंग क्या होता है, उनको कुछ आइडिया नहीं था। उनके लिए पहला जो एक रिएक्शन हम कर सकते हैं वो ये होता था कि ये सीख के करेंगे क्या बच्चे, ये तो बच्चों के लिए कोई काम की चीज़ है ही नहीं। और वो बच्चों को चाहते हैं कि किताबी कीड़ा बने, मतलब किताब पढ़े, डिग्री ले, बस यही है उनके एम होता था। लेकिन शुरुआत में काफ़ी इस तरीके का मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स भी आए लोगों को कन्विंस करने में। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने लगे, इंटरनेशनल पे पार्टिसिपेट करने लगे और प्राइजेस जीतने लगे, जैसे हमारी एक बच्ची का सिलेक्शन इसरो के लिए हो गया, हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन रस्सा के साथ स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोग्राम के तहत हुआ है। तो जब इस प्रकार के जो अचीवमेंट्स है बच्चों का जब पेरेंट्स ने देखा तो धीरे धीरे उनकी सोच में बदलाव आने लगा। अब ये है कि काफ़ी बच्चे को इंकरेज करते हैं उनके पेरेंट्स कि वो स्कूल में जाएँ और स्पेसिफिकली एटीएल जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। ज्ञान, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सुझाव देते हैं, कैसा अनुभव रहा मोदी जी से बात करने के दरमियान, और क्या जानकारियाँ जो होती है साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर बातचीत हुई हो आपकी तो? ये जो चीज़ है ये पीएसए से जुड़ी हुई चीज़ है। पीएसए का मतलब होता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, जो एट प्रेजेंट के विजय राघवन। तो उन्होंने क्या किया है कि पूरे इंडिया से ऐसे 100 यंग साइंटिस्ट का चुनाव किया है जो रियल में फील्ड पे वर्क करते हैं। तो झारखंड से मेरा चुनाव हुआ है और हमारा ऑनलाइन डिस्कशन होता है। अभी इस चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं क्योंकि ये सारा कुछ कोरोना के पीरियड में ही हुआ है। तो इसमें हम लोग करते ही हैं कि जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसमें कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए जिससे चीज़ों को एक तरीके से कहा जा सकता है जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट किया जा सकता है इनोवेटिव वे में। जैसे डिस्कशंस होते हैं और जो डिस्कशंस के बाद जो समरी आती है, जो कंक्लूजन्स निकलता है, वो हमारे पीएसए जो है हमारे पीएम तक फॉरवर्ड करते हैं। और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो पॉलिसी से रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं। जैसे अभी आप लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए एक मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जल जीवन मिशन, उसकी डिस्कशंस जो है पीएसए में हुई थी। ज्ञान, कई सारे चैनल्स पे आपने इंटरव्यू अब तक दिया है, क्या कुछ छूट गया हो जो आप लोगों तक संदेश देना चाहते हैं? जहाँ तक रही बात कि बहुत सी बातें तो हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो वर्क हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, तो पहली चीज़ है वो है कि यहाँ पे जागरूकता लोगों में बढ़ेगी, हमको उम्मीद है ये जब 100 लोग देखेंगे। रही बात दूसरी चीज़ की ग्रामीण क्षेत्र में ये सब वर्क करने के लिए बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हम लोग को फेस करना पड़ता है। फिलहाल जो है अभी गवर्नमेंट की ओर से जो है, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमने किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हाँ हमें एटीएल लैब मिला है और सपोर्ट उन्होंने दिया है, लेकिन और भी कोई अदर सपोर्ट अभी फिलहाल हम लोगों को नहीं मिल पाया। तो हम पर्टिकुलरली आपके प्रोग्राम के तहत एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपील करना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की कोई लोग अथॉरिटी इसको देख रहे हों तो कि इस तरीके के जो वर्क हो रहे हैं उसको किसी प्रकार का सपोर्ट, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अगर इस प्रकार का सपोर्ट करना चाहता है तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वर्क करने के लिए हमें एक प्रकार का इंकरेजमेंट मिलेगी कि हम लोग और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचा पाएंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं लाइव लगातार के चैनल के माध्यम से, उनसे ज्ञान का ये रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी के लिए कई सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, नए नए चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनकी तरह से अगर उनको कुछ अगर योगदान मिलता है तो हमें लगता है कि बच्चों में टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी उत्साह होता है, ज्ञान बच्चों में जानने की, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होंगे तो हमें नहीं लगता है कि चाइना हो, जापान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, ये सब बड़े बड़े कंट्री जो हैं इनकी टेक्नोलॉजी पे एक वर्क होता है, इसी कारण वो हमारे से आगे है हमारे ख्याल से। हाँ, रही बात कि आज का टाइम ही टेक्नोलॉजी का, तो वो कंट्री जो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, वही आगे है। जैसे अब जापान का एग्जांपल हम देंगे। जापान एक काफ़ी छोटा सा कंट्री है, एक तरीके से कहा जाए झारखंड से भी उसका एरिया अगर हम कंपेयर करें तो झारखंड से भी छोटा है, लेकिन उसका जो इकोनॉमी है वो हमारे इंडिया से काफ़ी बड़ा है। तो उसके पीछे जो मेन रीजन हुआ है कि जापान हमेशा इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि बड़े लोग इनोवेशन करते हैं, वहाँ पे स्कूल से ही बच्चों को इनोवेशन की ओर मोटिवेट किया जाता है कि वो बच्चे जो स्कूल लेवल पर होते हैं वो इनोवेशन करते हैं। इसलिए जो नोबेल विनर्स लिस्ट होते हैं तो एशिया से मेनली जितने भी साइंटिस्ट जिनको नोबेल मिला है, मैक्सिमम साइंटिस्ट जापान से, इसके अलावा अमेरिका से या यूरोप से। तो यहाँ पे चूँकि इनोवेशन का कल्चर एक सिस्टम है, इसलिए वहाँ के लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इनोवेशन का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ कोई कल्चर ही नहीं है। यहाँ पे इनोवेशन को लोग कहा जा सकता है कि कोई कैरियर के रूप में सोचता ही नहीं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी प्रकार जॉब करना चाहते हैं, 9 to 5 की जॉब में सब रहना चाहते हैं, कोई भी जो है इनोवेशन की ओर दिमाग नहीं लगाना चाहता। इस कारण से इंडिया पीछे रह गया है। लेकिन हाँ, टाइम बदल रहा है, लोगों की थिंकिंग में चेंजेस आ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर लोग इनोवेशन को एज अ कल्चर अपना ले तो हो सकता है कि नोबेल विनर्स के लिस्ट में इंडिया के साइंटिस्ट भी दिखाई देने लगे।
लेकिन नासा में तो कई सारे साइंटिस्ट इंडियन हैं। नहीं, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इंडिया के जो लोग हैं एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये किसी और के लिए काम कर रहे हैं। यानी हम लोग को बोला जाता है कि अपने देश के नासा लिए में 37% इंडियन साइंटिस्ट हैं। एक तरीके से कहा जाता है कि जो सब अगर वहाँ से सारे साइंटिस्ट इंडिया आ जाए तो नासा का काम नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से लोग आए वापस तब तो लोग अपना कुछ करें तब ये इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो दूसरे का नाम होगा, आपका नाम नहीं होगा। जब तक आप अपना काम नहीं कीजिएगा तब तक आपका नाम नहीं होगा। और लेकिन लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक सेटल्ड लाइफ मेरे को मिल रहा है तो क्यों मैं रिस्क लूँ, क्यों मैं जॉब छोड़ूँ, अपना क्यों करूँ, अपना क्यों ट्राई करूँ। तो अगर लोग यही सोचते रह जाएंगे तो फिर इंडिया हमेशा पीछे रह जाएगा। लोगों को रिस्क लेना होगा, लोगों को ये सोचना होगा नहीं मुझे कुछ करना है अपने से। ज्ञान, टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हम सवाल लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, जिस तरह से ज़्यादा उपयोग इसके बच्चे कर रहे हैं, हमारे ख्याल से ये 5G जिस तरह से आ रहा है, आपको नहीं लगता हमने ज़रूरत तो बतलाया, फ़ायदे तो बतला रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान, दुष्प्रभाव, चूँकि आप इस पे काम कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी विकसित होता है तो इसके दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है? हाँ, देखिए कहा जाता है कि चाकू जो है उसका यूज पर डिपेंड करता है कि आप चाकू से खरबूज काटिए किसी आदमी को काटिए। वो बच्चों को जब हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो हमें बच्चों को उसके प्लस और माइनस दोनों चीज़ें बतानी होंगी। जैसे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ऐसे क्या निगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर बच्चों को ये जब बताया जाए, उनको जागरूकता पहुँचाई जाए तो हमें उम्मीद है कि बच्चे जो हैं इसका पॉजिटिव यूज ही करेंगे, निगेटिव यूज की ओर नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ ज्ञान है जिन्होंने बहुत सारी बातें बताया है, टेक्नोलॉजी को लेकर बच्चों को शिक्षा देते हैं और नई नई तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उनकी जानकारी देते हैं। ज्ञान के साथ इस वक्त माता जी भी इनकी मौजूद है जिन्होंने केबीसी का सफ़र में इनका भी साथ दिया है। उनसे भी बात करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं आप लोगों को कि कैसा अनुभव कौन बनेगा करोड़पति का और अब तक का जो ये सफ़र है ज्ञान का, ये कैसा सफ़र रहा है, इनको ये हम आपको बताते हैं। ज्ञान की माता जी इस वक्त मौजूद है, गीता ज्ञानी जी इनका नाम है। कौन बनेगा करोड़पति में बेटा पहुंचा और कैसा लगा कौन बनेगा करोड़पति में जब आपने वहां गए, सामने अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे अपना बेटा, बचपन से क्या ख्वाब था कौन बनेगा करोड़पति में जाना या बड़ा साइंटिस्ट बनाना चाह रहे थे, लेकिन कैसा लग रहा था? केबीसी के हॉट सीट में ज्ञानराज मेरे बेटे को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा सपना ये था बचपन से ही कि ज्ञानराज एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसके लिए मैंने बचपन से ही उसमें संस्कार भरने शुरू किए और उन संस्कारों का ही असर रहा कि वह ज्ञानवान भी बना अपने नाम के अनुरूप। और साथ ही साथ जो है वह स्कूल के क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देता था। स्कूल की सफाई, स्कूल की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ साइंस फेयर वगैरह भी हमारे स्कूल में लगता रहा है। मैं भी एक टीचर हूँ और मेरे स्कूल के में ही मेरा बेटा भी पढ़ाई किया और वहाँ जो है वह मुझे गुरु की तरह ही स्कूल में पेश आता था, मेरी बातों को सुनता था, समझता था और बहुत ही आज्ञाकारी था। बचपन से ही वह होनहार था, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था और यही कारण रहा कि जो है हमारे स्कूल से ही उन्होंने जो है मैट्रिक की परीक्षा पास की। जेवियर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट साइंस में पूरे राज्य में टॉपर रहे और इस तरह से मेरा बेटा जो है बचपन से ही दिखता रहा, बहुत शांत स्वभाव का था। बहुत बचपन में थोड़ा नटखट था, लेकिन जैसे जैसे क्लास ऊपर चलता गया उसके अंदर में समझदारी भरती गई और वह पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट होता गया और इस तरह से जो है उसने अपना आज दिखाया है कि हम क्या हैं। बहुत सारे खोज उन्होंने की है और इस तरह से अमिताभ बच्चन जब ये सुने कि इन जो है ज्ञानराज इतने अच्छा अवसर सब इनको मिलते गया, मैट्रिक जब इंटरमीडिएट में जब वह टॉप किया उस समय जो है इसको इसरो से भी बुलावा आया कि आप यहाँ पढ़ें, यहाँ सर्विस करें। लेकिन जो है उसके साथ साथ जो है आर्मी से भी आया और इस तरह से उसने जो है उस समय थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब थी, मेरा जो है स्वास्थ्य ख़राब हो गया, मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था जिसके कारण वह बाहर नहीं जा पाया। थोड़ा अफसोस भी लगा, लेकिन आज अपने मेहनत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर वह जो है आज इसरो अपने हमारे ही स्कूल में सेवा दे रहा है और भेज रहा है। उसने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग पास की और उसके बाद वो बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनियों के नौकरी में जा सकता था, बहुत पैसा कमा सकता था। लेकिन मैंने उसे समझाया कि माँ और माटी
का जो फर्ज है निभाता है वही आगे बढ़ता है, अन्यथा प्रतिभाएं क्या कर रही हैं कि आज पलायन कर रही हैं, रोज़ शहरों में जा रहे हैं, शहरों से लोग और बड़े विदेश भाग रहे हैं। आज अमेरिका जैसा देश हमारे देश की ही प्रतिभाओं के कारण विकसित है, तो क्यों ना हम अपनी प्रतिभा को अपने गांव की मिट्टी में जो है आगे बढ़ने का मौका दें और बाकी लोगों को भी आगे बढ़ाएं। ये हमारी सोच जो है हमने समझाया उसको, तो उसे अभी असर लगा और बहुत सारे पिक्चर भी उसने देखी थी, उससे भी से प्रेरणा मिली। तो इस तरह से उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने गांव की मिट्टी की ही सेवा करूंगा। अपने स्कूल जिसमें कि वह खुद भी पढ़ाई किया है, उसने देखा कि उस समय जो है जब वह पढ़ाई कर रहा था बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग जाना कैसे है, सर्विस में जाना कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है, बहुत सारी बातें गार्जियन को हम लोग समझाते रहते थे, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो फार्मर्स बेल्ट से आते हैं, उनको पढ़ाई की बारीकियाँ समझ में नहीं आती हैं। और मैं तो यहाँ टाउन से बिलोंग्स करती थी, मेरा वहाँ जो है जन्मस्थली रांची टाउन में है, लेकिन मैंने भी गांव को चुना क्योंकि गांव में ही विकास कार्य को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मैं बचपन से महसूस करती आई और इसका असर बच्चे पर भी दिखाई दिया। और आज जो है मेरा बेटा बहुत सारा इन्वेंशन वगैरह भी किया है, बच्चों को भी आगे सिखा रहा है, इसका मुझे बहुत गर्व है। और अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर देखना मेरे लिए कहा जाए तो अब तक के जीवन का सबसे रोमांचक एवं हर्षपूर्ण क्षण रहा। ज्ञानराज के माता के साथ साथ इनके नाना जी भी हमारे साथ मौजूद है और लाइव लगातार पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाना जी, बचपन से क्या कुछ दिखता था ज्ञान में, और अब जो ये सफलताएं ज्ञान को मिल रही है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में मिल रही हो, केबीसी में पहुंचा हो, क्या कहना चाहेंगे ज्ञान के विषय? बात है कि ये अपना मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। बचपन बहुत कठिनाई से गुजरा है। बचपन में झोपड़ी था और झोपड़ी में ही इसका परवरिश हुआ और अभी बहुत मेहनत कर रहा है, इससे हमको बहुत खुशी है। और मेरा लाइफ भी संघर्ष कर रहा है, संघर्ष ही मेरा जीवन है। अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी विकट परिस्थिति से रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ने की ही तमन्ना रहती है और आत्मबल के आधार पर जीवन जी रहे हैं। अभी 1 साल वाइफ डेथ हो गई है, आज पुण्यतिथि है, लेकिन अकेले 1 साल से जी रहे हैं। अकेलापन बहुत। आपको बता दूं कि ज्ञान की नानी का निधन हो गया है कोरोना काल में, और ज्ञान के नाना जी इस वक्त जो है 1 साल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी से मिलने के लिए ज्ञान अपने माता जी के साथ नाना जी के पास आए हुए हैं। ज्ञान के नाना जी इस वक्त अकेले अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ज्ञान जो अब ये सफलताएं कर रहा है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, कौन बनेगा करोड़पति में जिस तरह से अमिताभ बच्चन के सामने गया हो, सफलताएं को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? ज्ञान अभी जो सफलता हासिल किया है इससे हमको बहुत खुशी है और इससे भी और ज़्यादा सफलता प्राप्त करे और मेहनत में लगा हुआ है ही। एक पेज को हम देखें, पन्ना देखते के साथ उसका अंकित हो जाता है पूरा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब पन्ना पलटा, देखा, फिर अंकित हो गया, फिर पलटा, ऐसा हम इसको देख चुके हैं। आपको पता है ज्ञान प्रधानमंत्री मोदी जो कि वो सुझाव देते हैं, और आप चाहते हैं कि एक अच्छा साइंटिस्ट ज्ञान बने? हाँ, हम तो अच्छा चाहते हैं कि अच्छा साइंटिस्ट बने और देश और दुनिया में नाम हो और लोगों का कल्याण हो। अपना नाम बता दीजिए। हैं? अपना नाम? मेरा नाम है मोहन राम साहू। तो मोहन राम साहू जो है ज्ञान राज के नाना जी हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं भी चाहता हूं कि ज्ञान आगे बढ़कर जो है साइंटिस्ट एक अच्छा सा बने और निश्चित रूप से झारखंड का नाम रोशन करे, क्योंकि पूरे झारखंड से कह सकते हैं आप ज्ञान एक इकलौता है जो कि PSA का मेंबर है, और मात्र 100 लोगों की जो ये टीम होती है उसमें ज्ञान ने अपना जगह बनाया है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मैं कह सकता हूँ कि झारखंड एक अच्छी दिशा में साइंटिस्ट के क्षेत्र में नाम रोशन करेगा। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।
न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।